ये पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अपनी बमबारी तेज कर दी है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 बैठक में दावा किया कि ईरान सरेंडर के करीब है। ट्रंप ने सहयोगी देशों के नेताओं को बताया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की स्थिति कमजोर हो चुकी है। दूसरी ओर ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 14वां दिन। दोनों पक्षों की ओर से हमला लगातार जारी है। इजरायली सेना ने ईरान के तेहरान, शिराज, आवाज शहरों में एक साथ कई हवाई हमले कर बुनियादी ढांचे और सैन्य प्रणालियों को निशाना बनाया। आईडीएफ ने पिछले 24 घंटे में 200 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही है। इसमें मिसाइल लॉन्चर, रक्षा प्रणालियां और हथियार उत्पादन स्थल शामिल हैं। तेहरान का एक चौक शुक्रवार को भीषण विस्फोट से दहल उठा, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कुस यानी यरूशलेम दिवस प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। विस्फोट से ठीक पहले इजराइल ने चेतावनी दी थी कि वो इस क्षेत्र में हमला कर सकता है। उधर सऊदी अरब की सेना ने 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया है। ये कार्रवाई तेल सुविधाओं पर हमले की ईरानी धमकियों के बीच की गई है। इस क्षेत्रीय संघर्ष की आंच अब अन्य देशों तक भी पहुंच रही है, जिसमें इराकी कुर्दिस्तान में तैनात एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई है। इरबिल में फ्रेंच मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमले में 6 सैनिक घायल हो गए थे। इराक में क्रैश हुए अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान में सवार 6 में से 4 क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। ये विमान पश्चिमी इराक में ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक हादसा दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ। अभी दुर्घटना की जांच चल रही है और लापता क्रू सदस्यों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। उधर बहरीन में हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज सुनी गई और दुबई में एक औद्योगिक क्षेत्र से काला धुआं उठता देखा गया। वहीं नाटो की वायु रक्षा प्रणालियों ने तुर्की के ऊपर ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। ये तीसरी बार है जब ईरान की तरफ से तुर्की की ओर मिसाइल दागी गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नौसेना और वायुसेना को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को तेजी से खत्म किया जा रहा है और उसके कई नेता मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान सरकार से जुड़े नेता को मारना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि तेल के टैंकरों के क्रू को हिम्मत दिखानी चाहिए और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना चाहिए, जबकि ईरान वहां जहाजों पर हमला कर रहा है और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस बीच अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि ईरान युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, इसलिए उसने ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों का अपना अनुमान बढ़ा दिया है। बैंक के मुताबिक मार्च में तेल की औसत कीमत $100 प्रति बैरल से ज्यादा रह सकती है। इस बीच चीन ने ऐलान किया है कि वो ईरान को $2 लाख की मदद देगा। ये पैसा जंग में मारे गए छात्रों के माता पिता की मदद के लिए दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे हैं G7 की बैठक में जो उन्होंने वर्चुअली हिस्सा लिया था, उन्होंने दावा किया कि ईरान सरेंडर के करीब है। ईरान को अमेरिका और इजराइल के हमलों में काफी नुकसान हो गया है। ईरान बिल्कुल कमजोर हो चुका है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? चंद्रशेखर जी, बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से दावा कर रहे हैं और करते रहे हैं, उसमें मेरे को सच्चाई कम, प्रोपेगेंडा कई बार ज्यादा लग रहा है। क्योंकि वो कई बार वो कह चुके हैं कि हमें ईरान में कोई हमारे लिए टारगेट नहीं बचा है, तो फिर उसके लिए, लेकिन उसके बाद कहते हैं हम अटैक बढ़ा रहे हैं। तो उनका ये कहना कि ईरान सरेंडर करने के लिए तैयार है, मेरे ख्याल से इसको तो थोड़ा आई थिंक वी हैव टू टेक द पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये बात कि ईरान को काफी नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके मिलिट्री ठिकानों पर, जो इनके जो गोडाउन है जहां पर इन्होंने हथियार असला रखा हुआ है, वहां पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, तो उससे नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब बात यहां पर आती है कि कितने % नुकसान हुआ है, उसमें जो है शंका है। क्योंकि ईरान इस लड़ाई के लिए तैयारी पिछले 20-25 साल से कम कर रहा है, क्योंकि उनको ये इस बात का अंदेशा था।
तो उन्होंने अपने जो इनके मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, या उनके बनाने की फैक्ट्रीज हैं, उनको उन्होंने बहुत पूरे ज्योग्राफिकली पूरी तरह से फैला के रखा हुआ है। और शायद उन्होंने पहाड़ों के नीचे या जमीन के अंदर उन्होंने वो बनाई हुई है। उसका एक एग्जाम्पल, मतलब अनरिलेटेड लेकिन एग्जाम्पल एक मैं कहना चाहूंगा कि इन जो ईरान सपोर्ट करता था गाजा में इनको ग्रुप को, और इजराइल उनकी जो उन्होंने बना रखी थी नीचे, जमीन के नीचे अपनी सुविधा बना रखी थी, वो अभी तक नस्तनाबूद नहीं हो पाई है। उसमें कह रहे हैं 3 लेयर 4-4 मंजिल की उन्होंने सुविधा बनाई हुई थी। तो ईरान ने जिस तरह से उनको मदद की, और अपने यहां तो उन्होंने और भी ज्यादा की होगी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईरान की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो पाई है। और ईरान बड़े तरीके से हमले कर रहा है, बड़े पिन पॉइंटेड अटैक कर रहा है अभी भी, जबकि उसकी क्षमता कम होती जा रही है, लेकिन वो कंजर्व कर रहे हैं। और जो अटैक करते हैं उनसे नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि उन्होंने अटैक किए हैं गल्फ में, जो उनके मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस है वहां नुकसान हुआ है। इराक में उन्होंने अटैक किए हैं, टर्की में भी कोशिश की है। उधर उन्होंने जो है जहां सैन्य ठिकानों के अलावा उनके जो स्टेशंस हैं, वो जो गैस की जो सुविधाएं हैं या ऑयल डिपोज हैं, उन पर अटैक किया है। और सिविलियन एरियाज पे भी अटैक हुआ है, जिससे कि वहां पे बहुत समस्या खड़ी हो रही है। उधर इजराइल में भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, बड़े आई डोंट नो कैसे। सर, इस सब के बीच एक सवाल ये भी आता है कि ईरान एक तरफ जहां इजराइल और अमेरिका से लड़ रहा है, वहीं ईरानी अधिकारी जो हैं अपने देश में लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आप प्रदर्शन करने बाहर आए तो पहले से भी ज्यादा, जिस तरह से प्रदर्शन को दबाया गया था उससे भी ज्यादा कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। ईरान को क्यों ये जरूरत पड़ रही है? क्या ये लड़ाई ईरान की लड़ाई है या ईरानी रिजीम की लड़ाई है? ये दोनों, एक्चुअली ये क्या है कि उनको दोनों तरफ लड़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ईरानी रिजीम के खिलाफ वो बहुत पॉपुलर नहीं है, कुछ लोग उनके काफी विरोधी हैं। और जिस तरह के वहां पर आंदोलन भी हो रहे थे, काफी लोग मारे भी गए, जिसको राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला भी था उनके बारे में। तो वहां विरोध है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि जो IRGC है, जो तंत्र है, उसने उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, और वो अभी तक कोलैप्स नहीं हो रहा है। जबकि उन्होंने कई लेयर जो है लीडरशिप की, और फौजी भी और सिविलियन भी, वो उन्होंने मार दिए हैं अमेरिकन अटैक में, पहले अटैक जो हुआ। लेकिन उनकी पकड़ जो है अभी भी वहां मजबूत है, क्योंकि वो कोलैप्स नहीं हुआ है। और वो इसीलिए वो चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर भी है जिस तरह के, क्योंकि उनको भड़काया भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि हम सपोर्ट करेंगे अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। तो जो रजीम है ईरान का, उनको ये डर भी है कि लोग जो है उनके खिलाफ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने साथ साथ वो वार्निंग भी दे रहे हैं। और वो जैसा खबर तो वहां तक पूरी नहीं आ पा सर, रही है। अंतिम सवाल यह है कि क्या कहीं कूटनीति की रोशनी दिखती है आपको इस युद्ध को रोकने के लिए? कोई किसी तरह की कूटनीति, बातचीत, ऐसा कोई विकल्प नजर आ रहा है आने वाले समय में? देखिए, बात यह कि कूटनीति का जहां तक सवाल है, कितनी भी लड़ाई चल रही हो, कूटनीति हमेशा काम करती रहती है, बैक में या फ्रंट। तो बातचीत जरूर मेरे ख्याल से चल रही होंगी बैक चैनल से, क्योंकि सभी देशों का इंटरेस्ट है। जैसा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब बात की थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, उन्होंने पीस प्रपोजल भी दिए थे। उन्होंने कहा कि मैं जो है ईरानियन लीडरशिप से बात की, उसके बेसिस पे वो प्रपोजल दिए हैं। तो बातचीत बैक चैनल में चल रही है। अब ये बात यह है कि कितने दिनों में सक्सेसफुल हो पाएगी, वो एक क्वेश्चन मार्क है, उसके का किसी के पास जवाब नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ईरानियन लीडरशिप अडामेंट है, उधर प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल अडामेंट है, अभी तक जो है कोई रास्ता उसका नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बातचीत की जो बात है, मेरे ख्याल से बातचीत जरूर चल रही है। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।